हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ पिछले वीडियोस आप अच्छी तरह देख पा रहे हो और आपको समझ में भी आ रहे हैं। अब आगे हम पाठ 2 का 2.3.8 से पढ़ेंगे। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 2.9 देखेंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें और अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। बच्चों, ये जलघर में जल शुद्धि का निकाय है। चित्र 2.13 इसमें ये जल भंडार से जल की शुद्धियों को निकालने का पूरा ये उपकरण है। अब है विलयन को छन्नक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? जब हम चीनी मिट्टी की प्याली में किसी ऐसे पदार्थ को रख देते हैं जिसके क्रिस्टल बन सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि कॉपर सल्फेट के घोल को हम वाष्पीकृत करते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाते हैं। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल जो होता है बच्चों, और उससे जो हम नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों में उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। बच्चों, इसके प्रयोग क्या क्या है? इसके प्रयोग हैं कि समुद्री जल से जब हम नमक प्राप्त करते हैं उसको शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, तो फिटकरी के भी क्रिस्टल होते हैं, उसको भी पृथक करने के लिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। बच्चों, जलघर का चित्र जो है एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है, जो कि ये था। अभी ये जो 2.13 चित्र था ये जलघर का चित्र था। इसमें से जल को छानकर फिर घरों को आपूर्ति की जाती है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों का अपनी कक्षा में चर्चा करें। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें जल कैसे शुद्ध होता है इसको अवश्य देखिए। अब है 2.4 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक और क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखाई देते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। आपको मालूम ही है कि बर्फ या पानी दोनों क्या होते हैं? पानी ही होते हैं, और वाष्प भी जल ही होता है, लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण इनके सेम होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव होते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है।
तो बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन 8वीं कक्षा में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब है इसमें रासायनिक परिवर्तन जो होता है पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाए और हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो बदल जाते हैं तो नया पदार्थ मिल जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कुछ मोम जो जल जाता है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और जो मोम पिघल के वापस ठोस हो जाता है वह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब है 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? बच्चों पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 2.5.1 तत्व, यानी पदार्थ क्या होते हैं? या तो तत्व होते हैं और तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। रॉबर्ट बायल ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रासायनिक विज्ञान जो थे एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। यानी जिस तरह से हमारा मूलभूत इकाई कोशिका होती है उसी तरह से पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है? तत्व होती है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब धातु किसे कहते हैं? धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। यानी ये जो गुणधर्म की लिस्ट है इनमें जो 2-4 गुणधर्म होंगे तो वह धातु कहलाएगी। पहला कि धातुएं चमकीली होती हैं। आपने देखा होगा जो धातुएं होती हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? धातुएं हैं। और इनमें क्या गुण होता है? ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा धातु के जो बर्तन होते हैं ना बच्चों गर्म हो जाते हैं तो ताप के सुचालक होते हैं। ये तन्य होती है। तन्य मतलब ये मुड़ सकती है, तभी तो हम धातुओं को मोड़ के उसके बर्तन, गहने इत्यादि बना सकते हैं और इनको तार के रूप में खींच भी सकते हैं। जैसे लोहे है, लोहे की रॉड्स बन जाती हैं, तारें बन जाती हैं। और ये आघात वर्धनीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चद्दरों में भी डाल सकते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब अगर इनको बजाएं तो ये काफ़ी देर तक बजती हैं। जैसे आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, अगर इसको बजाते हैं तो टन की आवाज़ निकलती है, तो ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। तो कुछ धातुओं के नाम है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या हैं? धातु के उदाहरण हैं। पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। ये धातु तो है लेकिन ये सॉलिड यानी ठोस नहीं है, ये क्या है? द्रव है। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। अधातुएं अलग अलग रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक, जबकि धातुएं क्या थी? सुचालक थी। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। यानी जो धातुओं के गुण होते हैं वो अधातुओं में नहीं होते। इनके उदाहरण क्या है अधातुओं के? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या होती हैं? ये अधातु होती हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि। तो ये प्रश्न बनता है कि उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु में धातु और अधातु के बीच के गुण होते हैं। इनके उदाहरण है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बच्चों इसे भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। यानी ज़्यादातर तत्व क्या हैं? ठोस हैं। केवल 11 ही हैं जो गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान द्रव अवस्था में ले लेते हैं। अब यौगिक। बच्चों यौगिक किसे कहते हैं? तत्वों के मिलने से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। ये यौगिक की परिभाषा है। सिंपल शब्दों में ये है कि तत्व जो होते हैं इनको अगर एक
निश्चित अनुपात में मिला दें तो वह यौगिक बन जाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसको अंडरलाइन अवश्य कर लें। जब ये दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10। कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर और एक चीनी मिट्टी की प्याली दें। तो पहले वाले समूह को हमने क्या करा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिला दिया। समूह दूसरे ने क्या करा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाया और मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करा। अब ज्वाला को हटा दें, यानी अब उसको गर्म करना छोड़ दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुणों की जांच करें। अब हम देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ चुंबक बनी। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएंगे, जांच करेंगे कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। यही तो पता लगाते हैं ना हम, अगर किसी चीज़ के सामने लोहे की चीज़ ले जाएं तो वह चुंबक होगी तो चिपकने लग जाएगा उससे। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं और इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो बच्चों इनके उत्तर ये हैं कि समूह 1 द्वारा प्राप्त जो गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और ज्वलनशील होती है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में नहीं करें क्योंकि बहुत तेज़ी से ये जलती है। समूह 2 जो है इसके द्वारा प्राप्त गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। यह रंगहीन गैस होती है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है बच्चों, यह रंगहीन गैस होती है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ तो समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि समूह 2 ने पदार्थ को गर्म किया था। तो बच्चों समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है, यानी पहले वाले समूह ने तो लोहे और सल्फर को मिला दिया था और दूसरे वाले समूह ने क्या किया, उसको गर्म किया। अब है सारणी 2.2 मिश्रण और यौगिक। बच्चों मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है ये इसमें बताया गया है। तो मिश्रण क्या होते हैं बच्चों? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, जबकि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण भी करते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक जो होता है नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण में जो भी घटक होते हैं उनके गुणधर्म दिखते हैं, जबकि यौगिक जो होता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। मिश्रण का गुण बच्चों उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुणों के समान होता है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है? यौगिक है। तो यौगिक क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्व से बिल्कुल ही अलग था। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। ये एक आरेख चित्र है बच्चों। इस आरेख चित्र को आप ध्यान दीजिए। पदार्थ ठोस, द्रव या गैस 3 तरह के पदार्थ हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं या फिर वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित संगठन नहीं होता कि कौन सा पदार्थ उसमें किस मात्रा में है। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं। तो तत्व जो होते हैं उनको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, क्योंकि अपने आप में खुद ही शुद्ध होते हैं। यौगिक जो होते हैं इनका नियत संगठन होता है,
रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित भी कर सकते हैं इनको। इनका उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी, नमक। यानी जल जो होता है यह एक यौगिक होता है क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अब आ जाइए मिश्रण पर। समांगी हो सकते हैं और विषमांगी हो सकते हैं मिश्रण। तो समान संगठन जिनका होता है वो समांगी होते हैं और असमान संगठन जिनका होता है वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण होते हैं जल में चीनी घोल दी जैसे, या फिर जल में नमक घोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। और जो विषमांगी मिश्रण इनके उदाहरण है बालू और नमक। जैसे नमक और मिट्टी को मिला दे तो वह विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इसमें कोई फिक्स मात्रा नहीं रहती कि कितना नमक और कितनी रेत मिलानी है। बालू यानी रेत होती है बच्चों। चीनी और नमक को मिला लें तो इसमें भी फिक्स नहीं होता कि कितनी चीनी और कितना नमक मिलाना है, लेकिन एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। लकड़ी, रक्त, तेल में जल इत्यादि। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 2। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पाठ पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसके शुरू से लेके वीडियो देखिए बच्चों। अब इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।